हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट ईयर के एमसीक्यूज रेशो एनालिसिस से रिलेटेड। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियोस में मैं आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन के पार्ट में सारे रेशो कवर करा चुका हूँ। अराउंड 5 टाइप्स के रेशो थे, जिसमें सबसे पहला था आपका लिक्विडिटी रेशो का पार्ट। फिर सॉल्वेंसी रेशो से रिलेटेड पार्ट था, जिसको आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोल सकते हैं, लीवरेज भी बोल सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये तो हो गए दो। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था एक्टिविटी रेशो, जिसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, टर्नओवर भी बोल सकते हो, एसेट मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। क्योंकि देखिए कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो जैसे आपको रेशो के नाम भी याद होंगे ना, जैसे एसेट मैनेजमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटी रेशो क्या करता है। एफिशिएंसी रेशो, तो एक्टिविटी रेशो क्या करता है वो आपको पता चल जाएगा, और उससे आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ रेशो मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें दो रेशो थे। एक तो सेल्स के बेसिस पे थे, और एक आपके कैपिटल है एसेट के बेसिस पे थे। इन दोनों को, जो कैपिटल है एसेट है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे भी बोल सकते हो। जिसमें आपको पता है कि पहला रेशो आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था। फिर देखिए उससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में ड्यू पॉइंट चार्ट बताया था आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड। और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मैंने चार्ट भी कवर आपको करा दिया था। और साथ साथ लास्ट रेशो कौन से थे, मार्केट टेस्ट रेशो, या जिसको आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, वो मैंने रेशो कवर कर लिए थे। जिसमें अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, प्राइस अर्निंग रेशो, ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक है। और एक मैंने वर्बली आपको रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल रेशो भी बता दिया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहने चाहिए, जैसे मेरे को कुछ ध्यान है, तो आप जैसे रीड करते जाओगे आपको भी ध्यान आते जाएंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा अभी कि 31 एमसीक्यूज है, उसमें आपके क्या हैं, थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट भी आए हैं और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आपके आए हैं। दिसंबर 18 का पार्ट है, इसका मतलब जून 19 में आपका नहीं आया, और मैं बोल सकता हूँ दिसंबर 19 में नहीं आया। मेरे को तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो ज़रूर बता देना। मैं आपको जो भी मिक्स टॉपिक है अपने, उनके साथ कभी ना कभी एमसीक्यूज कवर करा दूंगा। वैसे तो मुझे नहीं मिले। ठीक है। तो क्या है, आप देख सकते हो कि आपके इस बार आने के चांस है, या अगले जितने भी अटैम्प्ट है उसमें आने के चांस हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो चार में से कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ए बेटर न्यूमरेटर देन सेल्स वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर। जब भी आप इन्वेंट्री टर्नओवर निकालते हो तो आपको पता है कि इन्वेंट्री नीचे आती है। ठीक है, तो वो तो डिनोमिनेटर में आ गया पार्ट। ऊपर जो न्यूमरेटर की बात कर रहा है, तो इसमें आपको पता है क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल आता है। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल बेटर न्यूमरेटर है किससे, सेल से। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जनरली देखो आप क्या करते हो, जब भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट लेते हो, अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर भी पढ़ा है ना, तो उसमें आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते थे, तो आप उसमें कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते थे। उसमें आप क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल का पार्ट नहीं लेते थे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट इंक्लूड नहीं करते थे। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट नहीं लिया जाता, ऐसे मान के चलते हैं। तो वो भी मान के चल लीजिए, वो भी एक तरीके से आपको बेस प्रोवाइड करेगा। उसी तरीके से एक बेस ये भी है कि देखो इन्वेंट्री कॉस्ट पे होता है, तो जनरली आप क्या देखना चाहोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही देखना चाहोगे। क्योंकि आप बोल सकते हो कि देखिए कॉस्ट तो मार्केट के हिसाब से जो आप मेटल खरीद रहे हो या आपकी जो लग रही है, तो हम दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो क्या है, एक तरीके से आपके गुड्स के बिकने के ऊपर है, आपकी क्वालिटी के ऊपर है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट पे है तो ये भी कॉस्ट पे लेते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर आप बी पॉइंट की बात करोगे, तो देखो बी में तो क्या है, आपको रेशो पता रहना चाहिए, या आपको खुद ही अजम्पशन वाली वैल्यूज़ ले लेनी है, उसके थ्रू कर लेना है, आ जाएगा समझ में। ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ डेवेंचर इनटू प्रेफरेंशियल विल डिक्रीज दैट इक्विटी रेशो। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि डेट कितने के हैं, 2 लाख के हैं, यानी डिबेंचर्स बोल दो, लॉन्ग टर्म लोन बोल दो। अब देखो ये मान के चल रहा कि इसमें डिबेंचर 1 लाख के हैं, यानी ऊपर जो आपके ना डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख के हैं ना, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट, पर उसमें मान के चलो कि डिबेंचर्स कितने के हैं, 1 लाख के। समझाने के लिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। इक्विटी का पार्ट क्या आपका, शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, 1 लाख की है। तो आपका रेशो क्या आता है, 2:1। ये आपने बेस मान लिया। अब मान के चलिए जैसे डिबेंचर जो 1 लाख के थे, जो इसके अंदर थे 2 लाख के अंदर, वो कन्वर्ट होकर प्रेफरेंस शेयर हो गए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस में आती है, इक्विटी में। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोपराइटर फंड, नेटवर्थ, वही तो है, आपको पता है ना। और ऊपर क्या होता है, टोटल डेट आता है, ये भी आपको पता है। कभी कभी आप लॉन्ग टर्म डेट का भी यूज़ कर लेते हो, अगर आपको 4 ऑप्शन में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ही दे रखा है, याद रखना। अगर प्रोफेसर कुछ लॉन्ग टर्म डेट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा पार्ट टोटल डेट का है। अब 2 लाख में से 1 लाख अगर हट जाएंगे, यानी डिबेंचर के फॉर्म में, और वो प्रेफरेंस शेयर में चले जाएंगे, तो इसका मतलब नीचे बढ़ जाएगी शेयर कैपिटल, और ऊपर 1 लाख ही रह जाएगी। तो ऊपर जो टोटल डेट है वो कितने के रह गए, 1 लाख के रह गए, और नीचे कितना आ गया, 2 लाख आ गया। क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए डिबेंचर, तो ऊपर से कम हो गए और नीचे आ गए। तो आप देख सकते हैं डिवाइड करके 0.5 आ रहा है। तो आप देख सकते हो डिक्रीज होगा डेट इक्विटी, बिल्कुल ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। हमें क्या बताना है, ट्रू नहीं है।
अब देखिए हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट, हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट। हायर ऑपरेटिंग तो क्या कॉस्ट से रिलेटेड होता है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा होगा तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगर हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता तो सही होता, या ये बोलता कि हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स लोअर प्रॉफिट तो सही रहता। इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि सी ट्रू नहीं है। ठीक है। डी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन ए ईयर शुड बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। देखो वही करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन है उसका इस साल कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है तो उसको आप किसके फॉर्म में दिखाओगे, करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखाओगे। या मैंने डिबेंचर का भी एग्जांपल दिया था, मान लो 5 लाख के डिबेंचर है, अगर है ना 5 ईयर में रिडीम हो रहे हैं और हर साल रिडीम हो रहे हैं इक्वली, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो पहले साल कितने रिडीम होंगे, 1 लाख मान लो कर दिए। तो अगले साल तक आप क्या दिखाओगे, यानी बैलेंस शीट में जैसे ही एंड आएगा या बैलेंस शीट के इसी साल बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, 1 लाख दिखाओगे करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, क्योंकि अगले साल के एंड में वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब एक साल में वो पे हो जाएगा, इसलिए तब तक आप उसको करंट लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाओगे। तो ये भी ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे फर्स्ट का सी गलत है। ठीक है, और बाकी सारे ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी, क्योंकि बोल रहा था कौन सा ट्रू नहीं है। दिसंबर 18 देखिए, ए फर्म हैज़ इन्वेंट्री ऑफ 3 एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 270, विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इज इंक्रीज टू 5, दिस वुड रिजल्ट इन। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल पार्ट है, मैंने देखिए यहाँ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतने सारे आपको बता दिए रेशो कि आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादातर दिक्कत किस में आएगी, किसी किसी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट में, प्रैक्टिकल में तो आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आए, जो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो देखिए आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे रखा है 270, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है आपको 3, और नीचे क्या आता है, इन्वेंट्री आता है। तो आप इन्वेंट्री निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, इन्वेंट्री ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 270/3 कीजिए कितना आएगा, 90। अब ये बोल रहा है कि हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे के थ्रू क्या हुआ, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर 3 से 5 हो गया, 3 to 5, बाय 5 नहीं बोल रहा, अगर बाय 5 होता तो 3 + 5 8 हो जाता। ठीक है, तो इंक्रीज टू 5 तक हो गया, तो ये 5 कर दो। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई चेंज नहीं बोला, तो ये 270 है, इन्वेंट्री निकाल के देख लो वापस से, 270/5 करोगे तो अराउंड कितना आएगा, 54 कितना आएगा, अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया माइंड में, तो 54, 90 में से 54 गए तो कितना आया, 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दिस वुड रिजल्ट इन 90 से 54 गिर गया, तो ये बोला डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 36, ये आएगा आपका सेकंड का सी। अब देखिए ऐसे भी आ सकता था कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, जैसे ये वाला है, मान लो यही वाला है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री टू 54, ये भी आ सकता है, याद रखना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री टू 54 यानी 54 तक गिर गया, इसका मतलब अब वो 54 हो गया है, ऐसे भी आ सकता है। अभी पूछा है कि कितने से, तो हमें गैप लेना था और हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था 36 से। ये देखिए आप पार्टनरशिप में रिवोल्यूशन भी देखते थे कि इतने से बढ़ गया, इतने तक बढ़ गया, इतने तक लेस हो गया, तो जनरली आपको पता है कि टू और बाय का फ़र्क आपको आना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है एग्जाम में। तो सेकंड का सी हो गया। थर्ड का देखिए क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल एज रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दिसंबर 18 का है। असर्शन दे रखा है, ए लो डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ए न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। देखिए आपका नया बिजनेस है, क्या आप पहले से ही बताइए कि जैसे मेरी नई कंपनी है तो जनरली मैं किस पे डिपेंड रहूँगा, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिपेंड रहूँगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिपेंड रहूँगा, यही है। इसके अलावा जो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उस पर डिपेंड हूँ, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं डेट का पार्ट ज़्यादा ले लेता हूँ, इसका मतलब लोन ज़्यादा ले लेता हूँ, फाइनेंस यानी बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक में डिबेंचर इशू कर दिए पहले साल में ही, दूसरे साल में, क्योंकि अभी मेरा नया स्टार्टेड बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो शुरू शुरू में कम अर्न हो रहा होगा क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, और उस केस में मुझे फाइनेंस पे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंकर हो रही होगी, तो क्या पता मैं 2-3 साल में डूब जाऊँ और इंसॉल्वेंट हो जाऊँ, मेरी कंपनी बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ए लो डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड कि आप इंटरनल सोर्स का यूज़ कीजिए, एक्सटर्नल सोर्स का शुरू में कम यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द बिजनेस डेट सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम। अगर आपका लो डेट इक्विटी रेशियो रहेगा तो उससे क्या होगा, जो डेट की सर्विसिंग है, मतलब जो भी आपने डिबेंचर लिए उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कम बनेगा, क्योंकि आपका डेट का पार्ट कम है और आप इंटरनल सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड हो। तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट, जो बाहरी कॉस्ट है आउटसाइड वाली, कि लोन पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है, उस पर आपको कम डिपेंड रहना पड़ेगा और आपको कम पे करना पड़ेगा।
तो आपके लिए कम हो क्या होगा, कम एक तरीके से वो बोलते हैं ना, बर्डन नहीं रहेगा आप पे ज़्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए भी ठीक है, और रीजन बिल्कुल सही दे रहा है कि इनिशियल ईयर में आपका क्या होगा, फिर उससे डेट सर्विसिंग का पार्ट कम रहेगा, मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या बनेगी आपकी, कम बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें ए और आर करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसकी। ठीक, अब 4 देखिए, तो ये थ्योरेटिकल है। अब देखिए ये आपको आते हैं सारे, नवंबर 17 का सब ने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी सबको पता है। ठीक है, सबसे पहला रेशियो आपको क्या बताया था मैंने, डेट इक्विटी बताया था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में। फिर रीजनिंग, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जनरली देखिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म एबिलिटी क्या है, पे करने की, लॉन्ग टर्म एबिलिटी पे करने की क्या है। ठीक, तो नॉर्मल पार्ट है, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे टॉपिक इससे रिलेटेड कवर कराए हैं। तो फोर्थ का क्या होगा, ए और आर करेक्ट है, और आर क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहे हैं जनवरी 17 का, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। अब देखिए लिस्ट 1 में बोल रहा है एसिड टेस्ट रेशो, डेट सर्विस कवरेज, याद रखना ये किससे रिलेटेड है, डेट सर्विस का इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि कैश टू डेट सर्विस कवरेज रेशो, कैश फ्लो वाला नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता है कि जनरली ये सारे किससे रिलेटेड मैंने बताए थे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड बताए थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी अभी आपको बता दूंगा, डेट इक्विटी रेशो ये भी मैंने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताया था, स्टॉक टर्नओवर रेशो ये मैंने किससे बताया था आपको, एफिशिएंसी रेशो से रिलेटेड या एक्टिविटी से रिलेटेड बताया था। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेशो नहीं दे रखे, एनालिसिस दे रखा है, ऐसे दे रखा है। और जैसे मैंने आपको ये दो बोले, जैसे एसिड टेस्ट तो आपको पता है कि किससे रिलेटेड, लिक्विडिटी का, क्योंकि एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्विक रेशो, जो कि आपका करंट रेशो के बाद वाला पार्ट था। तो जनरली वो किसकी बात करेगा, लिक्विडिटी की बात करेगा। तो जैसे ही ए का आपको थर्ड पता चला, आपने कहाँ देखा कि यार ये तो हट गया, ये तो हट गया, क्योंकि ए से रिलेटेड जो थर्ड है वो किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे चलो हमने देख लिया। फिर अगला वाला पार्ट देखा, डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो आपके माइंड में क्या है कि सर डेट सर्विस कवरेज रेशो जो होता है वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपने चलो 4 मान लिया, आपको यकीन हो गया। फिर डेट इक्विटी रेशो देखा तो वो कहीं दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर तो चलो एक्टिविटी में था, ठीक है सेकंड, लेकिन जो डेट इक्विटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट आपको शो होता ही नहीं है। डेट इक्विटी तो किसका पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पार्ट होता है। तो आपने फिर से देखा, फिर आप कंफ्यूज कि एसिड टेस्ट रेशो तो लिक्विडिटी से रिलेटेड है, फिर आपने इस पार्ट को छोड़ दिया भी, और आपने बोला कि एक बार डेट इक्विटी को किस में डाल देता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में, क्योंकि पहला मेन रेशो ये होता है। स्टॉक टर्नओवर का जनरली पहला रेशो आप जनरली देखते होता है, तो आप एक्टिविटी से रिलेटेड करते हो। अब देखो डेट सर्विस कवरेज जब आपने देखा तो उसमें ऊपर आता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जनरली वो प्रॉफिटेबिलिटी की बताता है कि इंटरेस्ट जो है, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर रहा है। जैसे मेरा आंसर क्या आ गया, 7 टाइम्स आ गया, जिसको मैंने बताया था कि वो 6 to 7 टाइम्स सही रहता है अपना जो नॉर्मल प्रपोर्शन। अगर इससे ज़्यादा आता है 8 9, तो हम क्या बोलेंगे जनरली कि हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है जो कि इंटरेस्ट को आराम से कवर कर सकता है, या हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट एक तरीके से इतनी बार लेस हो सकता है, ठीक है, इतने गुना लेस हो सकता है, तो इंटरेस्ट कवर हो जाता है। तो आपको पता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगा, तो इसलिए जनरलिस्ट ने जो डेट सर्विस रेशियो वो इसमें डाल दिया। तो अब देखिए क्या हो गया कि जब आपने पहले देखा थर्ड, उसके बाद ये फर्स्ट आएगा बी का, और सी का डेट इक्विटी का ये आएगा फोर्थ, ठीक है, याद रखना। और डी का आपका क्या आएगा सेकंड, ये आपने भी सोचा होगा, फिर आपने क्या फिफ्थ का डी आंसर दिया। अभी तक जो मैंने व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ नहीं यानी जो आपके आंसर देखें, तो उसके हिसाब से आपने सही बताया, और फिफ्थ का क्या है, डी ही किया था। सिक्स देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सितंबर 16 की बात है, ये बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट तो क्विक रेशो होता है, जिसका मतलब क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जबकि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल तो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता है। किसकी बात करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल। अब मैं तो यही बोलूँगा नॉर्मल, तो इसलिए ये गलत है, हमें ट्रू बताना है। इक्विटी कैपिटल टू फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी इज ए टर्नओवर रेशो। आपको पता है वो कैपिटल गियरिंग रेशो होता है। देखिए मैंने बोला कैसे भी कीजिए रेशो, चाहे रिवर्स कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए। तो आपका देखो इक्विटी कैपिटल टू फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, इक्विटी मान के चलो वेरिएबल है, तो वेरिएबल टू फिक्स जनरली कैपिटल गियरिंग होता है। लेकिन देखिए अब आपको सी में बोल दिया कैपिटल गियरिंग इज द रेशो ऑफ इक्विटी कैपिटल टू फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। तो वेरिएबल अपॉन फिक्स ये भी कर सकते हो, या मैंने आपको बताया था फिक्स अपॉन वेरिएबल। देखिए दोनों ठीक है, मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया था। अगर मैंने जो आपको पिछली वीडियोज़ में बताया फिक्स अपॉन वेरिएबल, तो मेरा अगर रेशो क्या आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे,
हाई गियर, क्या बोलेंगे, हाई गियर। और अगर 1 से कम आ रहा है तो लो गियर। अगर मैं इसके हिसाब से करता हूँ तो वेरिएबल ऊपर आता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऊपर आता है। और फिक्स इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, जिस पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड की रेट फिक्स है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स है, तो वो नीचे आ रहा है। तो अगर ये अपोजिट हो गया, तो अगर मेरा रेशो 1 से कम आ रहा है तो हाई गियर बोलेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि अगर मेरा लो गियरिंग रेशो आ रहा है, क्या आ रहा है, लो गियरिंग रेशो, तो उसे हाई गियर बोला जाता है। अगर मेरा लो गियरिंग रेशो आ रहा है यानी 1 से कम आ रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 50 है और फिक्स कैपिटल मतलब डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो 50/1 लाख कितना आया, 0.50। तो आप हमेशा ये सोचिए कि अगर फिक्स कैपिटल का पार्ट ज़्यादा है तो उसे हाई गियर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वेरिएबल का पार्ट ज़्यादा है तो उसे लो गियर बोलते हैं। या ऐसे बोल दो कि अगर फिक्स का पार्ट कम है तो लो गियर, फिक्स का पार्ट ज़्यादा है तो हाई गियर। तो अगर आप इस अप्रोच से देखोगे तो यहाँ तो ज़्यादा ही आएगा ना ऊपर। अगर ऊपर कम आता है तो आपको पता है कि सीधी अप्रोच से क्या होगा, अगर ऊपर कम है तो 1 से कम आंसर आएगा, लो गियर। अगर उल्टी अप्रोच से कर रहे हो तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा, अगर 1 से कम आ रहा है तो हाई गियर और 1 से ज़्यादा आ रहा है तो लो गियर। ऐसे याद रखना आप, ठीक है। तो जो मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में वो सीधी अप्रोच बताई थी। और जब मैंने बहुत 1 साल पहले मान के चलो जो वीडियो डाली थी FB पे, FB बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाली थी फेस टू फेस वीडियो यानी वाइट बोर्ड पे, तो जनरली उसमें आपने देखा होगा मैंने रिवर्स बताया था, शायद मैंने रिवर्स ही बताया था, क्योंकि देखिए मेरे को ध्यान नहीं है, 1 साल पुरानी वीडियोज़ हो गई, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। मैंने क्या है बिल्कुल प्रॉपर सही पार्ट बोला था, लेकिन मैंने रिवर्स बताया था। तो बता तो कैसे भी सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 6th का C ठीक है, C बिल्कुल ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट रेशो इज ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखो इनपुट आउटपुट रेशो जो जनरली होता है ना, वो किस में होता है, वो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की बात करते हो ना, कि इतना इनपुट लगाया तो आउटपुट निकल के आ गया। तो जनरली हम किसकी बात करते हैं, कॉस्ट शीट की बात करते हैं। तो इनपुट आउटपुट रेशो तो क्या आता है कि इतना मैंने मेटेरियल लगाया और आउटपुट निकल के आ गया। तो 6th का C है। देखिए टाइम इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको क्या है पिछला पार्ट भी रिवाइज हो जाए। अब ये मैंने ऐसे ही दे दिया, ये मान के चलो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था, पर यहाँ पे दे दिया मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो इसको तो यहीं पे ही कवर कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड। लाइव स्टॉक आपको पता है कि हाथी घोड़े जो भी जानवर है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड आ गए। सन्ड्री डेटर्स किस में आ गए, आपके करंट एसेट में। और ये जो आपका दे रखा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट जो अक्रूड हो गया अनसिक्योर्ड लोन पे, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो 1 मिनट रुकिए, ये आ गया 4, फिर आ गया 3, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2। तो नीचे देख लेते हैं कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को देखना था आंसर 4 3 1 2। तो इसका 7th का आएगा आपका A, क्या आएगा A, 4 3 1 2। ये भी आपने सही किया होगा। 8th में देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सही है, एक बार पढ़ लीजिए। बोल रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, जुलाई 16 का है, तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक है, ये बोल रहा है डेट इक्विटी रेशो। तो आपको बताया कि डेट इक्विटी की रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, ऊपर टोटल डेट आता है या लॉन्ग टर्म डेट आता है। देखिए इस बार लॉन्ग टर्म डेट दे दिया, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड आ गया, थर्ड का मैच कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये गलत है और ये गलत है। अब अगला देखिए प्रॉपराइटरी रेशो, जिसमें आपको पता है कि प्रॉपराइटर फंड अपॉन टोटल असेट यानी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। अभी B और C दोनों ही सेम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में देखिए, अब शायद अलग हो सकता है, तो इंटरेस्ट कवरेज देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, जिसको आप डेट सर्विस कवरेज रेशो भी बोलते हैं, जो आपने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C का फर्स्ट ये रहा। और कैपिटल गियरिंग में देखिए आपको क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व यानी वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल अपॉन फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल ऐसी कैपिटल जिस पे वेरिएबल कॉस्ट लगती है, मतलब डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएटिंग होती है। और फिक्स कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जिन पे इंटरेस्ट की रेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड की रेट क्या रहती है, फिक्स रहती है, वैसी कैपिटल्स, ठीक है। ये बोला ना इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस मतलब डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे पार्ट इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये रिवर्स दे रखा है, जबकि मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फिक्स अपॉन वेरिएबल। तो आंसर गलत नहीं होता, कभी याद रखना, चाहे वेरिएबल अपॉन फिक्स बोलिए, पर आपको गियरिंग पता होनी चाहिए कि वो हाई गियर्ड है या लो गियर्ड है। जब भी फिक्स का पार्ट ज़्यादा तो हाई गियर्ड होता है, और जब भी फिक्स का पार्ट कम तो लो गियर्ड होता है, ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ पे आप ये देख लेना कि जो पार्ट आया वो क्या आया, आंसर क्या आएगा, 8th का था ना, इसका आंसर आपका आएगा B, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब 9 देखिए, 9 में बोल रहा है वही मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग। वही लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है आपको। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है डाटा टर्नओवर रेशो, तो आपको पता है वो किससे रिलेटेड होता है, जब भी टर्नओवर रेशो आता है तो एक्टिविटी, एफिशिएंसी, टर्नओवर। प्रॉपराइटरी रेशो किससे रिलेटेड होता है आपका, सॉल्वेंसी, ठीक है।
ऑपरेटिंग सॉल्वेंसी हमेशा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है, याद रख लेना। ऑपरेटिंग रेशो किससे रिलेटेड होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। और एसिड टेस्ट मतलब क्या है? क्विक रेशो, लिक्विडिटी से रिलेटेड होता है। तो आगे आपका 3, 1, 4, 2, तो नाइन्थ का आपका क्या आएगा? सी। 10 देखिए। अब देखिए मैंने इनमें कवर क्यों नहीं करें, क्योंकि मैंने इस टाइप के आपको बहुत बार करा दिए हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ ए लिक्विड रेशो ऑफ 2:1। इट इज़ स्टॉक रुपीज़, इसका स्टॉक कितना है? 40,000 है। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख की है। करंट रेशो निकालना है। अब देखिए अगर लिक्विड रेशो की बात करूँगा तो क्या आएगा फॉर्मूला? क्विक असेट या लिक्विड असेट, ठीक है, सॉरी, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको पता है कि 2:1 है। और करंट लायबिलिटी कितनी है अपनी? 1 लाख की है। तो जैसे आप क्विक असेट निकालोगे तो कितनी निकलेगी? 2 लाख निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 1 लाख इंटू 2 लाख निकल के आ गई। अब आपको पता है कि क्विक असेट में अगर स्टॉक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी? करंट असेट आ जाएगी। अब करंट असेट कितनी आ गई आपकी? 240, क्योंकि 2 लाख तो आपकी क्विक असेट थी, उसमें स्टॉक जोड़ा तो 2 लाख प्लस 40 240 हुआ। 240 अपॉन 1 लाख करोगे, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या निकल के आएगा? 2.4। देखिए कितनी जल्दी होता है, यानी अराउंड आपका 10 सेकंड में हो जाएगा और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैं देखे भी नहीं है, फिर भी देखिए आपको कैसे जल्दी आप कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाते हैं। तो 2.4 है आंसर। 11th में देखिए कंपेरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपकी ही फर्म है और आप क्या कर रहे हो? अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि आप देख रहे थे। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैंने और पार्ट तो कवर ही नहीं करे। तो कवर क्यों नहीं करे? क्योंकि मुझे लगा कि जनरली आपको इतने पॉइंट तो आते ही हैं, जैसे ट्रेंड रेशो होता है या ट्रेंड परसेंटेज होता है, आपने देखा होगा, तो वो ट्रेंड एनालिसिस में आता है। ट्रेंड रेशो, ट्रेंड परसेंटेज, जिसमें क्या होता है, जैसे देखिए 2011 का आपका डेटा है, उसको आपने क्या मान लिया? बेस मान लिया, तो वो 100 हो जाएगा। और एक मिनट, सॉरी, 2012 का जो डेटा है, तो 2011 का डेटा मान लो जैसे 1 लाख है आपका अमाउंट कोई भी, और 2012 में वही 120 हो जाता है। तो आपको पता है कि 1,20,000 अपॉन 1 लाख, क्योंकि 2011 बेस है। अब जैसे 2013 में मान लो कि आपका जो अमाउंट है वो, जैसे इन्वेंट्री था उसका अमाउंट 2 लाख हो गया, तो पहले कितना था? 11 में 1 लाख, अब 2 लाख हो गया। तो आपका बेस ये है, न कि ये बेस है। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख। आप चैन बेसिस पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वैसे भी बना सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो, तो वो ट्रेंड आपके ऊपर है, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसमें भी आ रहा है कि सेम फर्म क्या कर रही है? करंट ईयर की परफॉर्मेंस का पिछले साल के साथ, तो ये ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुना हुआ है ना कंपैरेटिव। 2011 के डेटा दे रखा है, 2012 का या 2019 का और 2020 का, 2019 और 20 का आपको डेटा दे रखा होता है। एब्सोल्यूट फिगर दिए रखे होते हैं और उसके बीच में डिफरेंस लेके आपको क्या करना पड़ता है? अमाउंट निकालना पड़ता है। जो भी डिफरेंस होता है उसकी भी परसेंटेज बनानी पड़ती है। तो वो जनरली कंपैरेटिव का पार्ट होता है कि कितना इंक्रीज हुआ पिछले साल से, या पिछले साल से कितना डिक्रीज़ हुआ। जैसे मैंने बोल दिया कि डेटर्स हैं 1 लाख के और 1,50,000 हो गए, या 1 लाख से क्या हो गए? 40 हो गए, 60 हो गए, ज़्यादा हो गए या कम हो गए, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वो जनरली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए कैसे कंपेयर कर रहे हो, इस साल को इस साल से कंपेयर कर रहे हो, 2019 और 2020 को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? इसको बेस ईयर मान रहे हो और 2020 में क्या चेंजेज हुए वो देख रहे हो, तो इसलिए आप हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो। जबकि वर्टिकल कैसे होता है? ऐसे होता है। और वर्टिकल कब आता है? जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो। आप अगर भूल जाते हो तो आप बैलेंस शीट याद रखा करो। बैलेंस शीट में क्या होती है? टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, तो उसको आप 100 मानते हो, तो 100 में से आपका क्या निकल के आता है? फिक्स एसेट का 20%, ऐसे जनरली निकल के आता है, ठीक है। करंट एसेट्स का कुछ परसेंट आता है, इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज आता है, और टोटल मिला के वो 100% बनता है। तो आप क्या देख रहे हो? सीधा सीधा। तो आप एक ईयर का भी निकाल सकते हो कॉमन साइज, तो जनरली उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या है? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो चाहे बैलेंस शीट हो। और वर्टिकल मतलब क्या हो गया आपका? कॉमन साइज, चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट हो चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानते हो। किसको? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, समझ गए। इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से, सॉरी इंट्रा फॉर्म बोल रहा हूँ, तो इंट्रा फॉर्म का मतलब क्या होगा? फॉर्म के अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसमें जनरली आप क्या करोगे? रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट कर लोगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लोगे, कैश फ्लो निकाल लोगे। तो आप इस तरीके से बहुत सारा पार्ट कवर करते हो। जैसे मैंने रेशियो एनालिसिस बताया, तो उस केस में क्या बताया कि कंपनी अपने ही रेशियो कैलकुलेट कर रही है, तो इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन, ठीक है। तो A B C यानी तीनों की तीनों आएंगे, तो 11th का आपका आएगा D।
12 देखिए, 12 में क्या बोल रहा है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹50, क्लोजिंग स्टॉक इज 60 एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है आपको 2। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है आपको 2,20,000। मैंने सोचा 2 क्यों दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 2,20,000, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होगा। अब देखिए ये जनरली आपको वैसे भी पता है, तो देखिए आपको पता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, और नीचे क्या आएगा एवरेज इन्वेंट्री का पार्ट। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री क्या है 50 + 60/2, तो इसका मतलब 55,000 आएगा, और ऊपर क्या आएगा 2,20,000, तो ये आ जाएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 12th का 4 टाइम्स। देखिए थोड़ा सा बियर करना, क्योंकि क्या है कि तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी, जैसे मैंने बताया चेस्ट पेन होता है जो मैंने आपको बताया था, तो इस चक्कर में क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी मैं मिस्टेक कर लेता हूँ, तो कभी आपने देखा होगा बीच बीच में बोलता हूँ कि ओ सॉरी, तो इसलिए वजह से होता है क्योंकि सांस थोड़ी क्या होती है ऊपर ऊपर चढ़ने लग जाती है, पर उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए ये होना नॉर्मल ही है। 12 का देखिए, 12 का आपका क्या पार्ट है C 4 टाइम्स, तो इसलिए आराम आराम से बोलूँगा मैं, जून 15, जल्दी नहीं बोल रहा। इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना आपका 6 टाइम है, एवरेज स्टॉक कितना है 8,000 है। 1 मिनट रुकिए, 12th का मैंने आपको क्या बताया 4 टाइम्स ही बताया ना, 2,20,000/55, हाँ ठीक है। 13 का देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम, एवरेज स्टॉक कितना है 8,000, और सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 25% अबव कॉस्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GP। अब देखिए ये स्टॉक टर्नओवर रेशो आपका 6 टाइम है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब मैं फॉर्मूले पुट करके नहीं बता रहा क्योंकि जनरली आपको पता है कि स्टॉक का पार्ट नीचे आता है, तो स्टॉक मतलब एवरेज स्टॉक नीचे आ गया 8,000। यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा, निकाल के देखिए कितना आता है 48, तो ये 48 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और खुद दिमाग लगाइए, सेलिंग प्राइस क्या बोल दिया 25% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100 है तो उसमें 25% प्रॉफिट है, मतलब 25, तो सेलिंग प्राइस 125 है। अब देखिए अगर आपको GP बोल रखा है तो आप तो सिंपल निकालिए ना कि 48,000 की कॉस्ट का 25%, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट 100। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप इंटू 125 भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें क्या निकालना था, सिर्फ हमें 25 यानी प्रॉफिट निकालना था। तो 48 का करके देख लीजिए, 1/4 कितना होता है 12,000, तो 13 का क्या आएगा आपका D आएगा आंसर। अब 14 देखिए, देखो 14 में आपको ड्यू पॉइंट चार्ट बता चुका हूँ, तो जिसमें मैंने आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक चार्ट बताया था, और बताया था कि इसमें, या मैंने है ना आपको है ना जब फॉर्मूले भी लिखवाया था, तो फॉर्मूले में आपको लिखवाया था कि प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर। और मैंने क्या बोला, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हो तो एसेट को कैपिटल की तरह देखिए, तो नेट प्रॉफिट रेशो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशो। नहीं तो पिछली वीडियो में ड्यू पॉइंट चार्ट देख लीजिए, पूरा का पूरा यही तो है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू आपको बताया कि कैपिटल टर्नओवर, तो ऊपर आप क्या बोलोगे, ये कैपिटल टर्नओवर है यानी सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल से सेल कटा तो क्या बच गया, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि किसका फॉर्मूला डिनोट करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। उसकी और भी ब्रांचेज होती है, तो वो जाके देख लेना चार्ट में, ड्यू पॉइंट चार्ट में। तो 14 का आपका क्या आएगा A। 15 देखिए, अब देखिए 15 कितने बेसिक है, करंट रेशो 2.5, लिक्विड रेशो 1.5। इसका गैप है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभी स्टॉक भी निकल के आ जाता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में जल्दी करके बता दिया था, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितनी है 60, व्हाट इज़ करंट असेट। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या होता है कि करंट असेट भी नहीं दे रखी और करंट लायबिलिटी भी नहीं दे रखी और लिक्विड असेट भी नहीं दे रखी, तो आपके लिए टिपिकल क्या हो जाता है कि ये पार्ट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस केस में करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होगा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप देखिए कि करंट रेशो कितना है 2.5 है, तो जैसे आप इसको पुट करोगे और करंट लायबिलिटी एक्स मानोगे तो करंट असेट कितनी हो जाएगी, करंट असेट हो जाएगी 2.5x हो जाएगी, 2.5x। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लीजिए, ये मैं हटा देता हूँ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लीजिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000 लिख लीजिए, ठीक। करंट असेट कितनी है आपकी 2.5x थी, और करंट लायबिलिटी आपने क्या मानी थी, x मानी थी। तो आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि अगर 2.5:1 बोलते हैं तो करंट लायबिलिटी 1 है, तो करंट असेट उसकी 2.5 गुना है, जनरली यही तो है। तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट असेट उसकी 2.5 गुना है। तो इसका मतलब जो 1.5x है वो किसको डिनोट कर रहा है, वर्किंग कैपिटल को डिनोट कर रहा है। तो 1.5x इज इक्वल टू 60, तो x क्या होगा 60/1.5, ठीक है। 2.5x में से एक x गया तो 1.5x बचा, और x की वैल्यू अपनी जगह पे रखी और 1.5 को नीचे पुट कर दिया, तो आगे आपका कितना 40,000। तो आपका x मतलब करंट लायबिलिटी आया, जबकि आपको क्या पूछा है करंट असेट। तो जैसे ही आपको पता है कि करंट लायबिलिटी x है,
तो करंट एसेट उसकी 2.5 गुना है, 2.5x है, 2.5 टाइम्स है। तो आप क्या करोगे, जो आपका 40,000 निकला उसको इंटू 2.5 कर दोगे तो 1 लाख निकल के आ जाएगा। या आप है ना ये वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी पुट कर देना, आपका करंट एसेट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया 15 का, सी 1 लाख। 16 देखिए, अब देखिए बेसिक आते हैं क्या करें। तो आप देख सकते हैं पहले कितने बेसिक आते थे, अब तो फिर भी आपके क्या आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस के ज़्यादा आते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कंपनी, टोटल एसेट टर्नओवर कितना है 3 टाइम। तो आपको पता है कि एसेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एसेट नीचे टर्नओवर ऊपर। एसेट कितनी दे रखी है आपको 1 लाख, आपको निकालना क्या है नेट प्रॉफिट दे रखा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको पुट कीजिए, तो आपको पता है कि ऊपर आपका क्या निकल के आ जाएगा, टर्नओवर निकल के आएगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। अब अगर 3 लाख का आप 10% देखोगे तो क्या आएगा, 3 लाख का 10% आपका 30,000 आ जाएगा। तो 16 का जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका डी रहेगा 30,000। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट आ जाता है। सिंपल पार्ट है, नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है कि नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वो 10% कुछ नहीं बोल रखा था, वो सेल का ही होता है। तो आपकी सेल कितनी निकली थी 1 लाख इंटू 3 करा 3 लाख निकला, और 3 लाख का 10% किया तो 30,000 प्रॉफिट निकल के आ गया। तो 16 का डी। 17 देखिए बेसिक क्वेश्चन था, डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का दे रखा है 2:1। जैसे मैंने ना आपको लिक्विडिटी रेशियोज वाले पार्ट में ऐसे दिया था कि करंट रेशो मान लीजिए, वैसे देखो इसको 2 लाख मान लीजिए और इसको 1 लाख मान लीजिए। मैं तो सिंपल यही मानता हूँ। तो आपको पता है कि 2:1 आया। अब ये बोल रहा है कि अगर इक्विटी शेयर और इशू करे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप सोचिए कि डेट अपॉन इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर और इशू करते हैं तो यहाँ बढ़ेगा। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर 1 लाख की आपकी इक्विटी दे रखे हैं, इक्विटी मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो शेयर होल्डर फंड के साथ अगर आप है ना इशू ऑफ इक्विटी शेयर मान लो कि 50,000 और ऐड कर लेते हो तो वो कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर रहा है ना। या मान के चलो कि चलो आप क्या करो, इससे अच्छा 1 लाख और ऐड कर दो ना, सिंपल मानो, नहीं तो फॉर्मूला टिपिकल आ जाएगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेट आपके 2 लाख है और इक्विटी आपके कितने थे 1 लाख के थे। जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू करे 1 लाख के और, तो नीचे क्या हो गया 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो गया। और इशू करने की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मली ये मान लीजिए तो कैश बैंक का यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा डेट पे, ठीक है। कैश बैंक का किस पे फ़र्क पड़ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है तो 2 लाख हो गई। जैसे आपने करा डिवाइड तो 1:1 आया रेशो, पहले कितना था 2:1। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, रेशो रिड्यूस हो गया। अब ये भी है और ये भी है। आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो बी डी में से एक होगा। फिर अगला देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर आपको डेटर से कैश रिसीव हुआ तो आप बताइए ना डेट का लेना देना है ना, यानी कहने का मतलब कोई आउटसाइड लाइबिलिटी का लेना देना है, या टोटल डेट बोलते हैं, टोटल लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हो, टोटल डेट भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी आपको लेना है। जनरली हम टोटल डेट ही लेते हैं जब कुछ नहीं देता। तो आपको पता है कि इसमें डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन ये आते हैं। डेटर का यहाँ पे लेना देना है ही नहीं, तो कैश अकाउंट टू डेटर का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे नो चेंज ऑन द रेशो। अब आप देखो यहाँ पे ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो थर्ड इससे रिलेटेड है। यहाँ देखिए फोर्थ है तो यहाँ पे रिड्यूस आ रहा है, जबकि रिड्यूस तो हो नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे ये जो पार्ट है ये इससे रिलेटेड था, ये जो पार्ट है वो इससे रिलेटेड है। इससे भी हो सकता है लेकिन सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है या फोर्थ आ रहा है, तो आपको क्या करना है सेकंड के बाद ये वाला करना है थर्ड, यानी बी से रिलेटेड ये होगा थर्ड, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करोगे तो आपको पता है कि डिबेंचर रिडीम करने से क्या होता है, पेमेंट होता है। पेमेंट करने से क्या होगा, आपका डेट का पार्ट कम हो जाएगा। मान लो कि ऊपर 2 लाख के थे डिबेंचर, तो आपको पता है कि अगर 150 के या 50,000 के पे कर दिए तो बाकी कितने बचे 150, और नीचे कितना है 1 लाख। तो 150 अपन 1 लाख करा तो क्या है 1.5:1। पहले कितना था 2:1, वो हो गया 1.5:1। तो इसका मतलब क्या है रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब क्या होगा यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ये बोल रहा है, क्योंकि परचेज क्या कर रहे हैं आपने उधार पे खरीदे। तो जनरली देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो पार्ट आएगा वो नो चेंज ऑन द रेशो आएगा। तो मेरे हिसाब से अब इसने लॉन्ग टर्म डेट करते हुए ही माना है। अगर ये टोटल डेट मानता तो उस केस में ये क्रेडिटर भी लेता और इसमें भी चेंज होता, क्योंकि देखिए परचेज अगर मैंने उधार करा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर किसका हिस्सा होता है करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है शॉर्ट टर्म डेट,
और आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेट में टोटल डेट लिए हैं तो इसका मतलब क्रेडिटर भी आएगा। लेकिन यहाँ पे इसने ये लॉन्ग टर्म डेट मानते हुए किया है, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन लिमिटेड थे तो ये मानते हुए लॉन्ग टर्म डेट ले लो और क्या बोलोगे, नो चेंज ऑन द रेशो। लेकिन जनरली देखो मैं तो डेट में टोटल डेट मानता और उसके हिसाब से करता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या था उसके बेसिस पे हमने क्या बोला कि रेशो में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डेट में यहाँ पे इसने जनरली लॉन्ग टर्म डेट ही माने, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारा पार्ट माना है। करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं माना, इसलिए क्रेडिटर का पार्ट लिया ही नहीं। तो डी में हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट। तो आप देख सकते हो 17th का जो आएगा वो आएगा बी। तभी देखिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती है क्योंकि समझाना पड़ता है, और बीच बीच में क्या होते हैं ये एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज चेक की जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय अ बैंकर बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन। जब भी बैंक क्या करता है, लोन देता है, जब भी बैंक क्या करता है, लोन देता है, या बैंकर जो भी है लोन देता है, तो उससे पहले वो कौन सा रेशो कंसिडरेशन में लेता है जनरली। तो आपको पता है कि वो सॉल्वेंसी पोजीशन देखना चाहेगा, तो उसमें एक तो प्रोप्राइटरी रेशो आएगा और एक आपका डेट इक्विटी आएगा। सबसे फर्स्ट कौन सा प्रेफर होता है, डेट इक्विटी रेशो। तो आपको पता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव आता तो बाकी दूसरा रेशो भी होना चाहिए था जो आपका सॉल्वेंसी से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एफिशिएंसी का दे दिया। एफिशिएंसी जनरली किससे रिलेटेड बताता है, आपकी एसेट कैसे यूज़ हो रही है, हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर यूज्ड, आपकी एसेट्स कैसे एफिशिएंटली यूज़ हो रही है, जनरली वो स्टॉक टर्नओवर रेशो बताता है। तो जनरली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेट इक्विटी रेशो ही सही रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी में से एक ऑप्शन देना था, ऑल ऑफ द अबव तो दे नहीं सकते हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, डेट इक्विटी रेशो सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर देखोगे तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट देखेगा कि टोटल असेट एक तरीके से जो लगाई है उसमें शेयर होल्डर फंड कितना है, या हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड जो है वो जितना लगा हुआ है उसके थ्रू टोटल असेट कितनी परचेज की गई है या कितनी यूज़ की गई है। तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट, तो जनरली हम ये वाला लेंगे, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक, कि इंटरनल इक्विटी का एक्सटर्नल के साथ क्या रेशो है, या ऐसे भी बोल सकते हो शेयर होल्डर फंड का टोटल डेट के साथ क्या रेशो कवर हो रहा है। अब 19 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर लेवल एज रीजन। ये बोला असर्शन में इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेज प्रॉफिट। अब बताइए ऐसे ऐसे आते हैं, दिसंबर 13 में आया, तो आपको पता है कि अगर बाय क्लोजिंग स्टॉक करोगे और उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, पहले 1 लाख था अब 1,20,000 हो गया, 1,50,000 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट में भी दिखेगा, जीपी भी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो एनपी भी बढ़ेगा, या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कम हो जाएगा, कैसे भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक। रीजन, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए रीजन ये सही है बिल्कुल, क्योंकि आप क्या करते हो, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले ज़्यादा आ रही थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग भी तो होगा, तो इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, क्योंकि जनरली हम उसी साल की बात कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर एक ईयर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि असर्शन लिया और उससे रिलेटेड रीजनिंग ली, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ही करेक्ट है। ऐसे मत देखना कि सर अगले साल ओपनिंग हो जाएगा तो क्या होगा, अगले साल ओपनिंग होगा तो जनरली हम क्या बोलेंगे, वो एक्सपेंस के फॉर्म में भी ज़्यादा दिखेगा, तो प्रॉफिट अगले साल वो कम आ जाएगा। ठीक, तो अभी तो क्या है, 19 का ए ठीक है। 20 देखिए, 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखिए इसको कहीं है ना उससे लिंक मत कर देना पार्टनरशिप से, और कई जने क्या सोचते हैं कि है ना वो चार्ज है इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा नहीं, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर का आता है, तो इसको क्या है नॉन ऑपरेटिंग मान लेते हैं कई जने। भैया ये गलत हो जाएगा, आपको बस क्या सोचना है कि नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 11th वाला पार्ट की ट्रेडिंग और पीएनएल, और पीएनएल में क्या बताया, या रेशो वाला पार्ट जब आपने 12th में सीखा या अभी मुझसे सीखा, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में कौन से ऑपरेटिंग होते हैं कौन से नॉन ऑपरेटिंग। तो आपको पता है कि सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। डेप्रिशिएशन किसी पे भी लग सकता है, डेप्रिशिएशन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, क्या पता आपकी फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो, आपके ऑफिस से रिलेटेड बिल्डिंग मशीनरी उस पर भी हो सकता है, तो आपको पता है कि वो आपका ऑपरेटिंग ही रहेगा, नॉन ऑपरेटिंग होगा ही नहीं। डेप्रिशिएशन नॉन कैश होता है लेकिन ऑपरेटिंग होता है, याद रखना, ये मैंने आपको बताया था, नॉन कैश होता है लेकिन ऑपरेटिंग होता है। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग होते हैं, आपको पता है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के लिए अगर कुछ ना बोले तो ये लॉन्ग टर्म है, और जब भी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट होता है तो वो क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है। शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो ऑपरेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ कुछ नहीं बोल रखा तो ये लॉन्ग टर्म लोन है, इस पे जो इंटरेस्ट है वो 20 का
डी पार्ट आएगा, यानी कहने का मतलब नॉन ऑपरेटिंग होगा 20 का डी पार्ट। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एफिशिएंसी रेशो, तो देखिए ये भी आता है, ये भी आता है। टर्नओवर से रिलेटेड रेशो जो भी एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो रेशो याद रख लेना सारे के सारे जो मैंने बताए थे। 22 ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर, अब देखिए ओनर्स इक्विटी, मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का पार्ट भी बताया, उसमें भी बोला कि इक्विटी मतलब होता है ओनर्स इक्विटी। कई जने इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल सोच लेते हैं, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, याद रखना, यानी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जनरली ये सोचते हैं। और बाकी जो एसेट है ना, फिक्टिशियस एसेट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट जिसकी वैल्यू निल है, जनरली जो आप लेस करते हो वो कर लेना। अगर आप एसेट अप्रोच से देखते हो तो क्या देखते हो, टोटल एसेट माइनस करंट नहीं, अगर करंट लायबिलिटी लेस करोगे सिर्फ तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी भी लेस हुई और नॉन करंट लायबिलिटी भी लेस हुई, तो सिर्फ क्या बचा, शेयर होल्डर फंड ही बच गया। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट माइंड में सोचिए, यहाँ पे 3 पार्ट सोचिए, यहाँ पे जनरली 2 पार्ट सोचिए कि क्या है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट करंट को जोड़िए तो टोटल एसेट बनती है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे जब आप क्या सोचते हो, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो अगर टोटल एसेट में सिर्फ करंट लायबिलिटी लेस करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर नॉन करंट और करंट लायबिलिटी लेस करते हो तो शेयर होल्डर फंड, मतलब ओनर्स इक्विटी। तो टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, 22 का क्या आएगा, डी। अब देखिए मैं उनके लिए बताता हूँ जिनको इतना ज़्यादा क्या है समझ में नहीं आता और वो भी क्लियर करना चाहते हैं। हर कोई पर्सन क्या होता है कि इतना स्ट्रांग नहीं होता हर चीज़ में, तो उसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, आराम से पर्टिकुलर पार्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूरा का पूरा समझाने की करता हूँ। व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो इज़ 4, व्हाट इज़ द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे मंथ आ रहे हैं, तो ऊपर क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ्स लोगे, और नीचे जैसे क्या करोगे, डेट टर्नओवर रेशियो, मतलब ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर है, डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 3 मंथ। मतलब हर 3 महीने में आपका जनरली ड्यू अमाउंट क्या हो जाता है, डेटर से कलेक्ट हो जाता है, साल में 4 बार, यानी हर 3 महीने में 1 बार, नॉर्मल वैसे ही सोच लीजिए। तो 23 का क्या आएगा आपका, सी। 24 देखिए क्या बोल रहा है, द फंड अवेलेबल विद ए कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड। अब देखिए सीधी सी बात है, जितना भी आपने क्या करा, प्रॉफिट में से टैक्सेस का पार्ट पे कर दिया, ठीक है, तो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, PAT, उसमें जो भी एप्रोप्रिएशन एंड अलोकेशन का पार्ट लेस कर दिया, तो बाद में क्या बचता है आपके पास, सरप्लस, जो मैंने आपको बताया था। तो वह एक तरीके से क्या डिनोट करता है, रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट। तो 24 का आप क्या बोलोगे, डी, क्योंकि जैसे एप्रोप्रिएशन अलोकेशन में आप क्या करोगे, रिजर्व ट्रांसफ़र करोगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जो भी डिविडेंड का पार्ट है वो लेस कर दोगे। तो यहाँ पे तो इसने बोल दिया टैक्स डिविडेंड सब कुछ लेस करने के बाद जो भी बचा वो क्या बचा, बाकी अमाउंट जो कि फर्म के पास है, कंपनी के पास है, वो उसकी क्या हो गई, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेंशन रेशो, ठीक, एक तरीके से बोलोगे अगर रेशो के फॉर्म में बोलोगे। 25 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिसंबर 12 का है, एक्टिविटी रेशो शो वेयर द कंपनी इज गोइंग। देखिए एक्टिविटी का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी या एसेट कैसे मैनेज हो रही है, कि कैसे एसेट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है और उसके थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो रहा है, कि इन्वेंट्री के थ्रू कितनी जल्दी स्टॉक की वेलोसिटी निकल के आ रही है, 2 मंथ निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हर 2 मंथ में आपका स्टॉक क्या होता है, आप खरीदते रहते हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसका मतलब क्या है, आपके डेटर कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। 15 डेज आ रहा है तो इसका मतलब 15 डेज में कलेक्ट हो रहे हैं। अगर एवरेज पेमेंट पीरियड आपका 15 डे आ रहा है तो मतलब 15 डेज में आप पे कर रहे हो। तो इसका मतलब कंपनी आपकी कहाँ जा रही है, बिल्कुल ठीक है, कि कहाँ पे आपकी कंपनी जा रही है। ग्रोथ कैसे कर रही है, तो आपको पता है कि जनरली वो एफिशिएंसी को डिनोट करेगा, और एफिशिएंसी का मतलब आपकी कंपनी कैसे कैसे करके ग्रोथ करती जा रही है, तो बिल्कुल ठीक। और बैलेंस शीट रेशो क्या बताएगा, हाउ द कंपनी स्टैंड, कंपनी कैसे खड़ी है, तो उस केस में कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो उस केस में बैलेंस शीट रेशो में क्या आएंगे, सारे के सारे आपके डेट इक्विटी के प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएंगे, करंट रेशो आ जाएंगे, क्विक रेशो आ जाएंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो आ जाएगा, वो सारा पार्ट आपका इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कुछ सॉल्वेंसी के जैसे मैंने बताया, डेट इक्विटी आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, हाँ, और एक सॉल्वेंसी आ जाएगा, डेट टू टोटल एसेट रेशो। इंटरेस्ट कवरेज नहीं बोल सकता क्योंकि वो मिक्स हो गया, या मैं बोल सकता हूँ मिक्स नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हो गया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट नीचे आ गया, फिक्स इंटरेस्ट, तो वो बैलेंस शीट रेशो नहीं होते हैं। तो मैंने देखो क्लासिफिकेशन बताया था, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। एक बैलेंस शीट रेशो था, एक P&L के बेसिस पे था, और एक कंबाइन था, दोनों का मिक्स। तो बैलेंस शीट रेशो क्या बताते हैं, कि जो आपकी एसेट और लायबिलिटी है
उनका बैलेंस क्या डिनोट हो रहा है, तो कंपनी कैसे खड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ही एक तरीके से करेक्ट है। तो 25 का क्या आएगा, बी। ये कईयों ने गलत जवाब दिया होगा क्योंकि इसमें लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इफ़ द करंट रेशो इज 2:1, वर्किंग कैपिटल 60। अब देखिए ये तो मत पूछिए, अब मैं जल्दी बता देता हूँ कैसे। अगर मैंने आपको बताया कि मैंने करंट लायबिलिटी एक्स मानी तो करंट एसेट क्या आएगी, 2x आएगी, आपको पता है। अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आएगा। अब आपको पता है कि अगर करंट लायबिलिटी आपने एक्स मानी और करंट एसेट आपकी 2x मानी और वर्किंग कैपिटल कितनी है 60, तो 2x में से एक x गया तो क्या बचा x, x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 मतलब करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60 और हमें क्या चाहिए, करंट असेट जो कि क्या है x की 2 गुना, तो 60 इंटू 2 1,20,000, 26 का C। तो मेरे हिसाब से देखिए कैलकुलेट करते ही 15 सेकंड में हो गया, तो आपका भी इतनी जल्दी हो जाना चाहिए, तभी जाके आपके कोई भी नहीं रहेंगे। जैसे मेरे क्या है सेकंड पेपर में पिछली बार कम आ गए थे, जो कि मेरा ही पेपर था कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने 1 hour 30 minute किस में ले लिए थे, फर्स्ट पेपर में ले लिए थे। तो मैं खुद ही एक तरीके से कन्फ्यूज हो गया, चाहे मुझे आते थे पर मुझे रीड करने का ढंग से टाइम नहीं मिला। तो हमें क्या हर लाइन रीड करने का टाइम होना चाहिए, तो प्रॉपर 2 hours आपके कॉमर्स से रिलेटेड होने चाहिए और 1 hour में या 1 hour 10 minute में तो आप क्या कर लो, पर्टिकुलर वो कवर कर लो। क्योंकि अब क्या होता है, आप एक साथ दे सकते हो, आप उस क्वेश्चन को बाद में भी कवर कर सकते हो, यानी पहले पेपर को चाहे बाद में भी कवर कर सकते हो छोड़ के। लेकिन ऐसा मत करना, इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि यार ये कर लूँगा पहले, पर आपके कभी कभी क्या होंगे, ये भी छूट जाएंगे। तो यही पहले करना है, नहीं फर्स्ट पेपर पहले करना, पर उसको जल्दी करने की करना। मेरी क्या प्रैक्टिस नहीं थी इतनी, क्योंकि मैं पढ़ के जाता ही नहीं हूँ कभी, इसलिए थोड़ा सा यूँ रह जाता है। असर्शन में क्या बोल रहा है, रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंसर्न। अब खुद ही देखिए रेशियो एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो फाइनेंशियल हेल्थ ही तो देख रहा है, बैलेंस शीट P&L कंपैरिजन कर रहा है, दूसरी फर्म के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो, पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो जनरली क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल है। असर्शन ठीक है। फिर आपको बोल दिया रीजन, रेशियो एनालिसिस नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखते हो तो देखो क्या बोल रहा है, रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंसर्न। एक तो ये बोल दिया, तो ये बोल रहा है एक टूल है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे मैंने बता दिया फंड फ्लो, कैश फ्लो। इसके अलावा आपको कैपिटल बजटिंग का पार्ट लेना है, क्या देखना है, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट अगर डिसीजन लेना है तो उस केस में आप क्या देखते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या चल रही है, या जो भी आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया उससे रिलेटेड कैश इनफ्लो क्या रहेगा और कैश आउटफ्लो क्या है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, और कैश आउटफ्लो मतलब अगर आज परचेज करूँ तो कितने में खरीदूंगा, तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तब जाके ही मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग, बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि रेशियो एनालिसिस ही नहीं है एक टेक्निक, इसके अलावा और भी होती है। तभी ये बोल दिया कि रेशियो एनालिसिस एक टूल है बहुत सारी टेक्निक में से। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, और आर एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो हम चाहते हैं। ठीक। 28 देखिए, देखिए ये मैंने आपको करा दिया, अच्छी बात है। अब देखिए एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए अच्छा हुआ मैंने आपको रेशो करा दिया, मेरे को तो ध्यान भी नहीं था, पर मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक डिफेंसिव था। मैंने उस वक्त भी बताया था कि पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में आपका आएगा ही आएगा। ठीक। तो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में जून 2012 में आया है, अब चांस कम है आने के, ये मान के चलो, या कभी आपका डिफेंसिव आ गया तो आपका रेशो दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से उसमें क्या बताता है आपको, नीचे डेली एवरेज एक्सपेंडिचर का पार्ट बताता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, याद रखना। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, किसके बेसिस पे, कि वो लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट करे। कह रहा है डी सीक्वेंस में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करते तो बात अलग होती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तरीके से ज़्यादा से कम होते हुए क्रम में, तो ऐसे करना है। यानी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे मतलब मैं जो समझाऊँ, रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका मतलब ये है कि जो बहुत हम बोल सकते हैं देरी से कैश में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विडिटी रेशो में भी जो बहुत देर से, और जो जल्दी होते हैं वो सबसे लास्ट में लिखो, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, असेंडिंग नहीं बोल रहा। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपका करंट रेशो आएगा, क्योंकि ये सबसे देर से कैश में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, यानी सीक्वेंस से जो आपने रेशो पढ़े थे ना वही हैं। तो सबसे पहले आपने करंट रेशो देखा था, फिर आपने क्विक रेशो देखा था, तो सेकंड के बाद फोर्थ, फिर आपने एब्सोलूट लिक्विडिटी देखा था जिसे हम सुपर क्विक रेशो भी बोलते हैं, तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड। एब्सोलूट लिक्विडिटी को याद रखना सुपर क्विक भी बोलते हैं, जिसमें जनरली हमने क्या बोला था, सिर्फ कैश लेते हैं और कैश बैंक की लेते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी लेते हैं, जनरली यही पार्ट लेते हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, रिसीवेबल भी नहीं लेते हैं। जबकि क्विक रेशो में आप क्या नहीं लेते हो, लिक्विड एसेट में जनरली जो आप कवर करते हो तो उसमें आप इन्वेंट्री का पार्ट नहीं लेते, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते, एडवांस टैक्स नहीं लेते। ठीक है।
और सुपर क्विक की जब भी बात करते हैं तो ऊपर जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट आती है तो उसमें आप डेटर का पार्ट भी हटा देते हो, यानी जो लिक्विड एसेट है उसके साथ जो डेटर इंक्लूड था वो भी आप हटा देते हो, तो उसे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्या आता है, बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशो। तो हम बोल सकते हैं सेकंड, फोर्थ, थर्ड वन, 28 का क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। और देखिए बेसिक डिफेंसिव क्या है, रेगुलर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो जनरली क्या है, आपके पास कितना कैश पड़ा है हर दिन, जो कि एक तरीके से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे खर्च करते हो, यही आपको देखना था। तो याद रखना कि वो जल्दी एक तरीके से लिक्विड पोजीशन को बताएगा कि आपके पास आज के दिन कितना कैश पड़ा है जो कि आप रेगुलरली खर्च कर रहे हो, इसलिए वो सबसे लास्ट में, क्योंकि उसकी लिक्विड पोजीशन जल्दी कन्वर्ट हो जाती है कैश में। ठीक। 29 आपको दे रखा है, इफ ओपनिंग स्टॉक 10 है, नेट परचेज 70, वेजेस 25, कैरीज इनवर्ड 500 और क्लोजिंग स्टॉक 15। व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 70 प्लस 10 80, 82 500, 83 में से 15 गए तो 70, 68 आ गया आपका आंसर। तो 29 का आपका सी आया 68। 30 देखिए, 30 में बोल रहा है व्हाट डज ए हाई पे आउट रेशो इंडिकेट। देखिए आप दिमाग लगाइए, मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया, हाई पे आउट रेशो का मतलब क्या है कि जब भी आप डिविडेंड पे आउट ज़्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ फॉर्म हो, जनरली आप डिक्लाइनिंग फॉर्म हो। उस केस में आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पे आउट रेशो कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इन्वेस्टर क्या करेगा, आपकी कंपनी छोड़ के जा सकता है। तो अगर एक आप डिक्लाइनिंग फॉर्म हो तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो रिटर्न है वो क्या है, कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप मार्केट रिटर्न है वो जनरली जनरेट नहीं कर पा रहे हो, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने सोचा था या जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है उससे भी कम रिटर्न कमा पा रहे हो। तो आप शेयर होल्डर को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो, उनको डिविडेंड का पार्ट ज़्यादा दे रहे हो। अब वो डिविडेंड आप कहाँ से दोगे, अपने जो प्रॉफिट आपके जमा थे, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो जब आप वो ज़्यादा देने लग जाते हो तो उस केस में आप क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि आप अपने प्रॉफिट को रोक नहीं रहे, आप प्लो बैक नहीं कर रहे हो, बल्कि उसे यूज़ कर रहे हो, प्रॉफिट को तो ख़त्म करते जा रहे हो। तो ये बोला था मैनेजमेंट इज़ नॉट फ्लोइंग बैक इनफ प्रॉफिट, इसका मतलब मैनेजमेंट के पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं। और याद रखना कि जब भी मैंने ग्रोथ फॉर्म बोला तो आपकी स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी होगी, इसका मतलब क्या है, रिटेंशन ज़्यादा होगा और पे आउट रेशो कम होगा। क्यों, क्योंकि ग्रोथ फॉर्म की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, तो इन्वेस्टर को चाहे डिविडेंड नहीं भी मिल रहा या कम भी मिल रहा है तब भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है। ग्रोथ फॉर्म को भी पता है, लेकिन डिक्लाइनिंग फॉर्म को पता है कि इन्वेस्टर छोड़ के जा सकता है। तो अगर जब भी हाई पे आउट रेशो पे करूँगा तो क्या पता वो इन्वेस्टर छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि मैं उसे अच्छा डिविडेंड दे रहा हूँ। तो इस केस में मैनेजमेंट क्या, प्रॉफिट को रोक के नहीं रख रहा और प्रॉफिट को जाने दे रहा है। द मैनेजमेंट इज़ नॉट फ्लोइंग बैक इनफ प्रॉफिट, इसका बी आएगा। ठीक है, याद रखना 30 का। और हाई अर्निंग पर शेयर का इससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब क्या होता है, DPS अपॉन EPS, DPS अपॉन EPS। तो जनरली आप क्या बोलोगे, अर्निंग कमाओगे उसमें से डिविडेंड दोगे, तो पहले अर्निंग तो कमाओ, तो पे आउट रेशो इसका लेना देना ही नहीं है। और ये बोल रहा है मैनेजमेंट फ्लो कर रहा है प्रॉफिट को, नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट बांटे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब ये है। तो उसके पास प्रॉफिट है ही नहीं, वो रिटेन कर ही नहीं पा रहा। और ये बोल रहा है कंपनी हाई प्रॉफिट कमा रही है, अगर हाई प्रॉफिट कमाती ना तो कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, तो कंपनी पे आउट रेशो क्या रखती, कम रखती। ये मैंने आपको बुक वैल्यू वाले पार्ट में ही बताया था, थोड़ा सा समझ गए होंगे ना आप। 31 मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो फ्रॉम द लिस्ट। और याद रखना कि 30 का कौन सा, मैंने बी बताया है, कन्फ्यूज मत हो जाना, बी है। ठीक है। अब देखिए वही लीवरेज रेशो, लीवरेज रेशो किससे रिलेटेड आप खुद देखिए। आपको बताया कि जब भी हमने लीवरेज रेशो बोला ध्यान नहीं रहता तो सॉल्वेंसी, लीवरेज मतलब क्या होता है, इक्विटी के साथ डेट मिक्स, ये याद रख लीजिए। तो सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी कौन सी की, लॉन्ग टर्म, इसका मतलब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी आ गया ना अपने आप। ठीक। लिक्विडिटी रेशो जो मैंने बोला था वो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, आपको बताया था। एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है, वो लीवरेज रेशो होता है, और जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी बोलते हैं। और ये देखिए शॉर्ट टर्म। टर्नओवर रेशो की बात करोगे तो टर्नओवर क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एसेट एंड मैनेजमेंट। तो देखिए मैं बोल देता हूँ, अगर 3rd, फिर आपका 1, फिर 4, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपका, अर्निंग कैपेसिटी। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा 31 का वो होगा आपका डी, ये रहा 3142। रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी बताया, फिर आपको मैंने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताया, इसका लिक्विडिटी का, और टर्नओवर का मैंने आपको बताया 4th एफिशिएंसी ऑफ एसेट एंड मैनेजमेंट, और जो आपका मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बताया उसमें मैंने आपको बताया अर्निंग कैपेसिटी। तो 3142 डी हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी सारी वीडियोस का पार्ट में मैं कवर करा दूंगा आपका। अब मैं अगली वीडियो में फंड फ्लो लूँगा, उसके बाद लूँगा कैश फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।